हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हेल्प सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से पिछले पीएससी अभी वर्तमान में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था शायद तक फूड इंस्पेक्टर का या शायद तक अभी हुआ था सुपरवाइज़र का, उसमें आपका इसमें पूछा गया है। महिला सुपरवाइज़र का हुआ तो उसमें पूछा गया था और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है और ये बहुत डाउटफुल है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, उसको बनाने का आधार क्या है, ये सभी चीज़ों को मैं अपने संविधान के भाग 1 वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक कौन है, कैसे उसकी नियुक्ति की जाती है, उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, कैसे, ये सभी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। इसके अंतर कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है ये केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको भाग 1 में बताया था कि भाग 1 है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये आपको मैं बताया था। संविधान का भाग 1 कहता है कि भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र, और इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 भाग 1 के अंतर्गत। और आर्टिकल 1 बोलता है भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्यों के संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राज्यों के संघ में ये वाली चैप्टर आप मेरी संविधान की पहली क्लास को आप देखिएगा। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्यों के संघ के अंतर्गत अर्थात राज्य, जो राज्य की परिभाषा है उसमें राज्य में 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का क्या कहा गया है? एक संघ होगा कहा गया है। तो इस राज्य में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? इस राज्य में पहली बात किया गया है जो पूर्ण राज्य है, जैसे हमारा एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। दूसरा इसमें किसको शामिल किया गया है? दूसरा काम शामिल किया गया इसमें केंद्र शासित प्रदेश को। किसको? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है। और तीसरा इसमें शामिल किया गया है अर्जित क्षेत्र, जो हमारे जैसे गोवा, दमन, दीव सबको दूसरे देश से क्या किया गया? अर्जित किया गया, लिया गया। पांडिचेरी, अर्जित क्षेत्र, ये 3 आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटरी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से इसको देखने वाले हैं हम, कैसे होता है, क्यों बनाया जाता है, सभी चीज़ों को आज हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत में चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे जितने भी वर्तमान के जो आप केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, उसको ब्रिटिश शासन के दौरान, या बोल सकते हैं आप 1874 के आसपास, इस केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहा जाता था? इसी को अनुसूचित जाति क्षेत्र कहा जाता था। किसको? केंद्र शासित प्रदेश को ब्रिटिश शासन काल में अर्थात 1874 के समय में क्या कहा जाता था? अनुसूचित जाति क्षेत्र कहा जाता था। आगे चलकर इसे अर्थात जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया था हमारा प्रशासनिक, या बोल सकते हो इसको कहा गया था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया। जो आप वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उसको अंग्रेजों के समय में 1874 में क्या कहा जाता था? अनुसूचित जाति क्षेत्र। और इसी अनुसूचित जाति क्षेत्र का नाम आगे बदल कर क्या रख दिया गया? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और ये भी ब्रिटिश शासन के समय ही कहा जाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, पता है आपको, 26 जनवरी 1950 जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद मैं आपको बताया था राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ABCD 4 भागों में बांटा गया था। मेरी पहली क्लास देखिएगा। तो भाग क में रखा गया था पूर्ण राज्य को। इसमें किस किस रखा गया था? पूर्ण राज्यों को रखा गया था। भाग ख में रखा गया था इसी कमिश्नरी क्षेत्र को, कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया था, या कमिश्नरी एरिया को रखा गया था। इसी
किसको भाग ख में रखा गया था, और ऐसे कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया था जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ पर उस समय विधानसभा था। और भाग ग में रखा गया था, इसमें भी कमिश्नरी क्षेत्र को ही रखा गया था, लेकिन ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर विधानसभा का अस्तित्व नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को। और भाग घ में रख दिया गया था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, तो जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ तो जो कमिश्नरी क्षेत्र है, जिसको आज आप वर्तमान में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो इसी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को संविधान के जो बना था राज्यों को जो रखा गया था 4 भागों में, उसमें भाग ख में और भाग ग में रख दिया गया किसको, हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये बना तो हमारा जो देखते हैं हम नवंबर में, आप इसको नवंबर लिख लीजिए, नवंबर 1956 को एक अधिनियम आता है जिसको आप बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसका नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये कब आया था, 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, क्या बोल रहा हूं मैं, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का नाम बदलकर अब कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर शासन किसका होगा, केंद्र का होगा, वैसा प्रदेश क्या कहलाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है। जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ चालू हुआ तब कहा गया अनुसूचित जाति क्षेत्र। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान ही बाद में जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है उसका नाम बदलकर कर दिया गया चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, और यही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को भाग जो संविधान के हम जब लागू हुआ उसमें भाग ख और भाग ग में रखा गया। और बाद में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, अधिनियम आया 1956 में, तो इसी अधिनियम के तहत चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और 1956 में ही केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी कर दी गई, इसकी संख्या कर दी गई 6। किसकी संख्या, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 के दौरान। सबसे पहला है, जैसे आप देखेंगे, मैं इस प्रकार के मैप में आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपको मैप में हो सकता है थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। ये जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो सबसे पहले हमारा बनाया गया, याद रखना है, पहला है यहाँ पर दिल्ली। आप लिखते जाइएगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश किसको बनाया गया, दिल्ली को बनाया गया। दूसरा किसको बनाया गया, यहाँ पर बनाया गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को बनाया गया। ये पहला हुआ। दूसरा हुआ अंडमान निकोबार को। तीसरा बनाया गया यहाँ पर है लक्षद्वीप। याद रखें, क्रम वाइज नहीं है, बस आपको बताने का है कि तीसरे नंबर पर किसको बनाया गया, लक्षद्वीप को बनाया गया। 3 हो गए। चौथा बनाया गया यहाँ पर है, चौथा नंबर पर है त्रिपुरा। चौथा क्या है, त्रिपुरा। ये भी केंद्र शासित प्रदेश था 1956 में। 5वां यहाँ पर है जिसका नाम है मणिपुर। ये 5वां केंद्र शासित प्रदेश था। और 6वां बनाया गया यहाँ पर है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। याद रखना है 1956 के दौरान, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम के दौरान हमारे भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश। याद रखना है आपको। ठीक, तो 1956 के दौरान इतने हो गए। बाद में आगे चलकर हमारे भारत में 1961 के दौरान, 1962 के दौरान, ये सभी जब मैं आपको पहली क्लास में भी बताया हूँ कि दमन दीव, दादर नागर हवेली, गोवा, पांडिचेरी, ये हमारे भारत क्षेत्र में कब मिलाए गए, ये वाली क्लासेस मैं आपको बता चुका हूँ। आप उसको अच्छे से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आज की क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्यों हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार है, या बोल सकते हैं आप दादर नागर हवेली, उसको भारत में क्यों शामिल किया गया है। ठीक है, तो 1956 में हमारे देश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी देखिए। पहला है दिल्ली, दूसरा अंडमान एंड निकोबार, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा है त्रिपुरा, 5वां मणिपुर और 6वां है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये हो गया 1956 में।
आगे चलकर 1961 में, याद रखना है, 1961 में 2 केंद्र शासित और बना दिए गए पुर्तगाल से अलग करके। 1961 में दादर व नागर हवेली तथा गोवा, इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। याद रखना, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कब? 1961 में। और 1962 में देखिए, कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, कहानी के लिए पुरानी क्लास हमारी देखिएगा, भाग 1 वाली सीरीज। 1962 में दादर नागर हवेली को 1961 में बनाया गया। याद रखना है आपको, दमन एवं दीव जो बोलते हैं आप, दमन व दीव, ठीक, दमन व दीव तथा पांडिचेरी, जिसका वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पुदुचेरी। क्या कर दिया गया है? पुदुचेरी। इसको याद रखना है, 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक। लेकिन 1987 में गोवा को अब केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर गोवा को, याद रखना, 1987 में क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आप कमेंट करके बताइए कि मणिपुर और त्रिपुरा, ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? आप कमेंट करके बताइए। तो अब देखिए कितने हो गए वर्तमान में, अगर आप देखेंगे, और ये तो 1962 वाले बात हो गया कि दमन दीव पांडिचेरी, और ये पांडिचेरी को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसके अलावा फिर 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा किया गया, याद रखना है, घोषणा किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर, जो आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो आप देख रहे हैं, इसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। पहला बना दिया गया इसको, जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया, और दूसरा बना दिया गया लद्दाख को बना दिया गया। समझ आ रहा है? पहला बना दिया गया किसको? जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा बना दिया गया लद्दाख को। यह घोषणा किया गया कब? 5 अगस्त 2019 को यह घोषणा किया गया कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। याद रखना, ये भी क्या है? यूनियन टेरिटरी, और ये भी है यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, ठीक। इस समय क्या हुआ? ये लागू हुआ। आ रहा है समझ में? अब देखिए वर्तमान में, अगर आप देखेंगे, वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है हमारे भारत में? तो वर्तमान में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं तो वो है दिल्ली। सबसे पहले कहाँ पर है? दिल्ली। मैं मैप के थ्रू बताते जा रहा हूँ कि आपका कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो देखिए सबसे पहले बनाया गया यहाँ पर, इसको बना दिया गया, दिल्ली को बनाया गया, ठीक। वर्तमान में जो हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? पहला है दिल्ली, दूसरा है ये वाला यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, दूसरा है, तीसरा यहाँ पर है लक्षद्वीप, तीसरा क्या है? लक्षद्वीप। चौथा हमारे भारत में जो है वो है, देखिए यहाँ पर है दमन, यहाँ पर है दीव, और ये जो है ये आप देखते हैं ये है गुजरात, और ये वाला क्षेत्र है ये है महाराष्ट्र का। ये क्या है? महाराष्ट्र है, और ये है गुजरात। तो गुजरात में है दमन दीव, और दादर एक्चुअल में यहाँ पर है दादर, और नागर हवेली यहाँ पर है। समझ रहे हो? तो दमन दीव, दादर व नागर हवेली, इन सब को याद रखना है। ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दादर व नागर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था। परंतु 26 जनवरी 2020 को इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम, याद रखना, 26 जनवरी 2022 को जो दमन दीव और दादर नागर हवेली है उसको क्या कर दिया गया? मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और इसकी राजधानी किसको बना दी गई? दमन को बना दी गई। तो चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और चौथा है हमारा दमन दीव दादर व नागर हवेली। ये सभी को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक।
पांचवा आप देखेंगे तब आपको मिलेगा, ये तो है जम्मू कश्मीर, ये पांचवा बोल सकते हैं, और ये छठवा हो सकता है आपका लद्दाख। मैं क्रम वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल गिनती बता रहा हूँ कि कितने हैं। सातवां आप देखेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा, सातवां है ये, सातवां चंडीगढ़। सातवां कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। और आठवां आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा पुदुचेरी, जो कि कहां पर आपको मिलेगा? एक्चुअल में पुदुचेरी चार चीजों से मिलकर, चार क्षेत्र से मिलकर बना है। यमन, यमन आपका कहां पर है? ये वाला क्षेत्र है यमन, जो कि आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। माहे अगर आप देखेंगे तो यहां पर है, ये वाला है केरल में माहे मिलेगा। आप पांडिचेरी और कराईकल, यहां पर मिलेगा कराईकल, और ये पांडिचेरी। और जो पांडिचेरी और कराईकल आपको मिलेगा कहां पर? ये है तमिलनाडु में। यमन आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर यमन, माहे, ये वाला क्या है? यमन, पांडिचेरी, कराईकल, और ये वाला आपका क्या है? माहे है, ये माहे, ये आपको मिलेगा केरल में। तो ये केरल का माहे, आंध्र प्रदेश का यमन और तमिलनाडु का पांडिचेरी और कराईकल, इन सब को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तो ये कौन से नंबर का हो गया? ये 8वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कुल भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। आ रहा समझ में? वर्तमान में हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने का आधार क्या है, इसके लिए आप हमारी पुरानी क्लास को देख सकते हैं। उसमें मैं बताया हूँ कि किस किस आधार पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। ठीक, मैं बता देता हूँ एक बार। दूरी के आधार पर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर, तीसरा बोल सकते हैं आप विवादों का निपटारा करने के आधार पर, चौथा सांस्कृतिक विरासत, या बोल सकते हैं आप जो संस्कृति को बचाए रखने के लिए, या बोल सकते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर बनाया जाता है। पांचवा कमेंट करके बताइए, पांचवा कौन सा आधार है जिसके आधार पर किसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक, 4 तो मैं बता दिया, 5वां आपको बताना है। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश आज हम पढ़ रहे हैं, कौन से भाग के अंतर्गत आता है? भाग 8। संविधान का कौन सा भाग है? भाग 8। और संविधान के भाग 8 जो है वो आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक है। आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक है। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे अनुच्छेद 239। पहला क्या है? आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 ये बोलता है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आप या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? कौन होता है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक? होता है राष्ट्रपति होता है। समझ आ रहा है? तो क्या राष्ट्रपति उसका प्रशासन संभालेगा? तो राष्ट्रपति एक एक केंद्र शासित प्रदेश को जा जाकर तो संभालेंगे नहीं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? एक एजेंट की नियुक्ति करते हैं। तो याद रखना है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति, देखिए यहां पर उसका प्रशासन तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन वो जा जाकर अकेले तो करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं वो राष्ट्रपति? एक्चुअल में राष्ट्रपति बोल सकते हैं प्रशासन का संचालन करने हेतु उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखना है आपको, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आता है। उपराज्यपाल या प्रशासक, प्रशासक इसी को बोलते हैं, उपराज्यपाल को ही प्रशासक की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो
प्रशासन का संचालन करने के लिए, एक्चुअल में प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो अपने, आप देखिए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक अधिकारी है, वो हर जगह तो जा नहीं सकता, तो वो अपने अपने अंदर में क्या करता है, एक अधिकारी छोटे छोटे एक कार्यकर्ता बोल सकते हैं, एक एम्प्लॉय की नियुक्ति करते हैं। वैसे ये भी है कि राष्ट्रपति अकेले हर केंद्र शासित प्रदेश में तो जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, हर केंद्र शासित प्रदेश में अपने क्या करते हैं, एक एजेंट की नियुक्ति करते हैं, और उस एजेंट को कहा जाता है उपराज्यपाल या प्रशासक, और इसी उपराज्यपाल या प्रशासक को कहा जाता है केंद्र का एजेंट। केंद्र का एजेंट। क्वेश्चन आया कि उपराज्यपाल या प्रशासक कैसा काम करता है, तो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और इनको उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पर पूर्ण राज्य है वहाँ के राज्यपाल, वहाँ पर जो बोल सकते हैं आप कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसको आप क्या बोलेंगे? राज्यपाल। क्योंकि वो पूर्ण राज्य है इसलिए उसको आप क्या बोलते हैं? राज्यपाल। लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ के जो प्रशासनिक बोल सकते हैं कार्यपालिका के जो प्रमुख है उसको आप उपराज्यपाल ना बोलकर आप क्या बोल देते, राज्यपाल ना बोलकर आप उसको क्या बोल देते हैं? उपराज्यपाल बोल देते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्वेश्चन अगर आया कि यहाँ के कार्यकारिणी या बोल सकते हैं कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो क्या आप उपराज्यपाल लगाएंगे? क्या नहीं, ये तो एक प्रकार से राष्ट्रपति का नौकर है। तो याद रखना है कि उपराज्यपाल वाला कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। केवल इतना याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को कौन संभालता है? वो कौन संभालता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रशासन के संचालन करने के लिए राष्ट्रपति एक उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसलिए आप बार बार दिल्ली में आप देखते होंगे विधानसभा और दिल्ली के जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बीच हमेशा विवाद बना रहता है। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए वहाँ के जो मुखिया है उसको आप क्या बोलेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उपराज्यपाल बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो प्रशासन करने के लिए किसकी नियुक्ति कर रहे हैं आप? उपराज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं। कौन करते हैं? याद रखना है आपको, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? अब आपको याद रखना है कि मैं क्या शब्द यूज किया हूं, उपराज्यपाल और प्रशासक। तो कई जगहों पर उसको उपराज्यपाल कहा जाता है और कई केंद्र शासित प्रदेश में उनको क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। तो उपराज्यपाल जो राष्ट्रपति प्रशासन के संचालन के लिए नियुक्त करते हैं उनको कुछ केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कहा जाता है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में उनको क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ उपराज्यपाल कहा जाएगा? तो पहला इसको कहा जाता है, याद रखना है, दिल्ली। दिल्ली में उपराज्यपाल को ही क्या बोलेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे। दिल्ली के अलावा याद रखना है आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी क्या बोले जाएगा इनको? उपराज्यपाल। तीसरा याद रखना है लद्दाख, लद्दाख में भी क्या बोला जाएगा? उपराज्यपाल बोलते हैं। जो प्रशासन को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करते हैं उनको दिल्ली में उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, लद्दाख में उपराज्यपाल। उसके अलावा पांडिचेरी या इसे को आप क्या बोलते हैं? पुदुचेरी, यहाँ पर भी उसको क्या कहा जाएगा? याद रखना है, उपराज्यपाल ही कहा जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार पांचवा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी उनको क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाएगा। और प्रशासक कहाँ कहाँ पर बोलेंगे? प्रशासक बोलेंगे बचे हुए क्षेत्र में कौन कौन सा हो गया? पहला चंडीगढ़, चंडीगढ़ में क्या बोला जाएगा इनको? उपराज्यपाल प्रशासक। दूसरा दादर नागर हवेली, दमन व दीव, इनमें क्या कहा जाएगा? इनको प्रशासक कहा जाएगा। याद रखना है। अब एक लास्ट छूटा है और वो लास्ट कौन सा हो जाएगा आपका? पहला तो हो गया, ये लास्ट आपका छूटा है, देखिए दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लास्ट आपका छूटा है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप। ठीक। तो उपराज्यपाल कहाँ कहाँ बोला जाएगा? दिल्ली में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार में। और प्रशासक बोला जाएगा चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव व लक्षद्वीप में। तो 5 3 8 टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक। तो ये तो रहा आर्टिकल 239। अब देखते हैं आर्टिकल 240। ठीक। 240 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। 240 में केवल यही बोला गया है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई भी नियम बनता है तो नियम बनाने का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। बस इतना ही कहा गया है। तो उसको आप डिटेल में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। केवल आपको 239 याद रखना है। वैसे भी
इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो अंदर का है आर्टिकल के अंदर का वो आपको पढ़ना है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब देखते हैं हम अनुच्छेद, एक सेकेंड, अनुच्छेद 241, आर्टिकल 239 हो गया। 240 केवल इतना बोलता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है वहाँ पे नियम कानून बनाने का, विनिमय करने का। और आर्टिकल 241 बोलते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना करने का अधिकार किसको है? तो हाई कोर्ट की स्थापना करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? राष्ट्रपति को है। या इसी आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को या किसी भी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश को, या इसी में क्या बोला गया है कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कर लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश को शामिल, यूटी लिख रहा हूं मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, शामिल ऐसे लिख लीजिए, शामिल कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में उस दूसरे केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर सकते हैं। अब नहीं समझ आया होगा, अब आप अच्छे से देखिए। जैसे मैं बात करूं, ये इंडिया, ये है आपका भारत, जैसे भी बने आप देख लीजिए। ठीक, ये जैसे मान लीजिए ये है इंडिया है। ठीक, अब आप इसमें अच्छे से समझिएगा कि क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक हाई कोर्ट होगा? नहीं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का क्या है? एक हाई कोर्ट है। बाकी सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ में जो भी मामले हैं उसकी सुनवाई दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में की जाती है। जैसे यहाँ पर है लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में जो भी मामला होगा, अगर लक्षद्वीप का अपना हाई कोर्ट नहीं है तो यहाँ के फैसले को कौन सा हाई कोर्ट देखते हैं? तो याद रखना है, ये देखते हैं केरल। ये क्या है? केरल। तो केरल के मामले, मतलब लक्षद्वीप के मामले को कौन सा हाई कोर्ट देखेगा? केरल हाई कोर्ट देखेगा। समझ आ रहा है? तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आएगा? याद रखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो पहला अपन देख रहे हैं क्या? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कौन से राज्य के अंतर्गत आ रहा है? ये याद रख, कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत? केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आते हैं यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत। अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आ जाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत, याद रखना है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जैसे आप देखते हैं दमन दीव दादर व नागर हवेली, दमन दीव दादर व नागर हवेली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये देखेंगे तो ये आता है बम्बई, या बोल सकते हैं मुंबई, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहीं से मुंबई लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है इसलिए। ठीक, चौथा अगर आप देखेंगे तो ये तो 3 हो गए। चौथा जम्मू कश्मीर, चौथा क्या है? जम्मू कश्मीर है। ये किसके? 5, जम्मू कश्मीर। पांचवा अगर आप देखेंगे तो है लद्दाख। पांचवा क्या है? लद्दाख। अभी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको इसको बताना है। छठवा आप देखेंगे तो छठवा कौन सा छूटा है आपका? ये है चंडीगढ़। छठवा क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक, सातवां कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, मैं पता नहीं नीचे आपको दिख रहा होगा कि नहीं, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे सातवां तो ये वाला छूटा है आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली एक छूटा है आपका, दिल्ली, और 8वां आपका छूटा है पांडिचेरी या पुदुचेरी। ठीक,
इतने केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप को कौन देख रहे हैं? केरल हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार को कौन देख रहे हैं? कोलकाता हाई कोर्ट। दमन दीव दादर नागर हवेली को देख रहे हैं बम्बई हाई कोर्ट। चंडीगढ़ को कौन देख रहे हैं? याद रखना है आपको, चंडीगढ़ को इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, चंडीगढ़ को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट देखते हैं। यहाँ पर कौन? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों हाई कोर्ट देख रहे हैं। किसको? चंडीगढ़ को। पांडिचेरी को कौन देखते हैं? चेन्नई में स्थित, तमिलनाडु में स्थित मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। और दिल्ली, याद रखना आपको, दिल्ली में कौन देख रहे हैं? इसको देखता है, याद रखिएगा। दिल्ली में क्या है? स्वयं अपना खुद का क्या है? एक हाई कोर्ट है। क्या दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर खुद का हाई कोर्ट है? कमेंट करके बताइए। अभी एक दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो क्या वहां पर हाई कोर्ट नहीं थे? वहां पर भी थे। तो क्या जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो कहां पर, क्या लद्दाख में स्थित है वहां का हाई कोर्ट या जम्मू कश्मीर में स्थित है? आप कमेंट करके बताइए। और अगर लद्दाख में है तो उसकी सुनवाई जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में होगी, या अगर जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट है तो वहाँ अगर लद्दाख में हाई कोर्ट है तो क्या जम्मू कश्मीर में जो भी बातें होंगी उसकी सुनवाई क्या लद्दाख हाई कोर्ट में होगी? आप इसको कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कहाँ होगा और लद्दाख का हाई कोर्ट कहाँ पर होगा। ठीक, आप इसको कमेंट करके, केवल 2 ही चीज़ है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो रहा केंद्र शासित प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट को स्थापित, हाई कोर्ट की स्थापना करने का अधिकार किसको है? कौन कर सकते हैं? केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। या तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो भी मामले हैं उस मामले को कौन से राज्य का हाई कोर्ट सुलझाएगा या कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा, राज्य के हाई कोर्ट के अंतर्गत, इसका फैसला करने का अधिकार भी किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति खैर अकेले फैसला नहीं लेते, ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही फैसला करते हैं। जो भी फैसला करना है वो अकेले राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करते। राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति, राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति, इन सभी चीज़ों को मैं आपको आने वाली क्लास में कभी भी अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति कौन कौन सी, आखिर क्या क्या है। ठीक, तो ये तो रहा आर्टिकल 241। अब आप देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने का नियम। केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने का नियम किसको दिया गया है? मतलब कानून बनाने के नियम कैसे कैसे हैं, याद रखना है आपको। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सूची, केंद्र सूची व समवर्ती सूची, तीनों में कानून बनाने का अधिकार केवल किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। केंद्र को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और केंद्र में भी कौन, याद रखना है, संसद। केंद्र में भी कौन है? संसद है। अर्थात जहां पर केंद्र शासित प्रदेश होगा वहां पर नियम बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। और कानून किस पे बनता है? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। यहाँ तीनों सूचियों पर या तीनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केवल और केवल केंद्र को। लेकिन जहां मतलब ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा का अस्तित्व है, जहां पर यह विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर क्या है? विधानसभा है। और ऐसे कौन कौन से है केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अपना खुद का विधानसभा है? वो है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, दूसरा क्या है? पुडुचेरी,
और तीसरा आपको मिलेगा वर्तमान में अभी बना है जम्मू कश्मीर। इन तीनों क्षेत्रों में क्या है, अपना खुद का विधानसभा है। तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर, या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, वहाँ राज्य व समवर्ती सूची पर कानून विधानसभा, कौन से, उस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा बनाती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर भी लेकिन है, अब यहाँ पर भी लेकिन, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर सभी प्रकार के कानून बना दीजिए। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है और जैसे एक पूर्ण राज्य है, तो पूर्ण राज्य को केंद्र या राज्य सूची के पर विषय बनाने का पूरा अधिकार है। विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश में भी अधिकार दिया गया है कि आप बना सकते हो वहां पर कानून, लेकिन कुछ तो फर्क होगा दोनों में। लेकिन 3 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून यहां की विधानसभा नहीं बना सकती, केवल और केवल क्या कौन बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। कौन कौन सा, लेकिन याद रखना है 3 विषय। कौन कौन से 3 विषय है, इंपॉर्टेंट है। पहला है पुलिस, पहला क्या है, पुलिस। दूसरा है कानून और तीसरा है जमीन या भूमि संबंधी आप बोल सकते हैं, ठीक। कौन कौन सा, पुलिस, कानून और भूमि संबंधित कानून केवल और केवल कौन बना सकती है, केंद्र अर्थात संसद बना सकती है। समझ आ रहा है। तो कभी राष्ट्रपति आया तो नहीं लगाना है आपको क्या लगाना है, संसद, क्योंकि नियम बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है। तो याद रखना है ये 3 विषय ऐसे हैं जहां पर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो केंद्र शासित प्रदेश कैसा है, क्या वो विधानसभा युक्त है या विधानसभा युक्त नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको केवल इतना याद रखना है कि जैसे देख सकते हैं आप दिल्ली में आप देखेंगे वहाँ पर विधानसभा है, विधानसभा अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन वहाँ पर पुलिस का कंट्रोल किसके पास नहीं है, केजरीवाल के पास नहीं है। वहाँ पर पुलिस को कंट्रोल किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसीलिए दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, बहुत फॉर्म भराता है, क्योंकि आप सेंट्रल केंद्र के द्वारा क्या हो रहे हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग होंगे, ठीक। राज्य सरकार आपको क्या नहीं कर सकती, राज्य सरकार का कोई भी दबाव नहीं रहता वहाँ की पुलिस में। इसलिए एक कांस्टेबल भी वहाँ के सीएम को लतेड़ सकता है, याद रखना वहाँ पर, क्यों, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। इतना समझ आया, 3 विषय, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। ये तो रहा आपका 3 विषय पर कानून बना सकते हैं, ठीक। अगर आप क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या, जैसे आप देखते हैं कि अध्यादेश अगर आप सुने होंगे तो इम्पीचमेंट अध्यादेश, कि अगर किसी भी संसद का अगर एक सत्र भी ना चल रहा हो, क्योंकि कानून बनाने के लिए आपको लोकसभा की ज़रूरत है और राज्यसभा की भी ज़रूरत है। या अगर आप राज्य की बात करते हैं तो अगर जहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था होती है वहाँ पर विधानसभा को भी है और साथ साथ विधान परिषद, दोनों सदन से पास होने पर ही वो क्या बन सकता है, कानून बन सकता है। तो मान लीजिए वहाँ पर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और यह बोल सकते हैं कि राज्य में वहाँ पर विधान परिषद या विधानसभा, या आप डायरेक्ट बोल लीजिए विधानमंडल का वहाँ पर कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो क्या वहाँ पर उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक, या विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उपराज्यपाल या प्रशासक अध्यादेश
जारी कर सकता है। सेम वैसी है जैसा आप राज्य में पढ़ते हैं, लेकिन राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये एक राज्य सरकार जो उपराज्यपाल प्रशासक है केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, अर्थात इसका प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। तो उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सलाह नहीं बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ों को आप बारीकी से पढ़िएगा। राष्ट्रपति की सलाह की ज़रूरत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सलाह लेंगे उसके बाद ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति अनुमति देंगे कि आप लगाइए तब वो लगा सकते हैं। इनकी अनुमति के बगैर, राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर उपराज्यपाल या प्रशासक कभी भी वहाँ पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। क्लियर है, इतना समझ आया? तो हर एक केंद्र शासित प्रदेश का अपना क्या होगा, एक उपराज्यपाल होगा। सही है, जैसा पढ़ रहे हैं उस हिसाब से सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कुछ इस प्रकार, ऐसे देखिए। जैसे मान लीजिए ये है पंजाब है और ये हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है जो कि दोनों के बॉर्डर में है और इसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है, तो पंजाब की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो पंजाब का अपना खुद का क्या होगा, एक पंजाब राज्य का अपना खुद एक क्या होगा, राज्यपाल, क्योंकि पूर्ण राज्य है। अब पूर्ण राज्य में कौन बैठते हैं, राज्यपाल। और हरियाणा का भी अपना कौन होगा, पूर्ण रूप से अपना एक खुद का राज्यपाल। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन बैठते हैं, अभी आपको बताया, केंद्र शासित प्रदेश में बैठते हैं उपराज्यपाल। ठीक, तो ऐसी सोच रहे होंगे आप। अरे भाई, लेकिन आप अच्छे से इसको समझिए। जैसे एक मान लीजिए एक छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ अपने में एक राज्य है और यहाँ पर एक कौन बैठते हैं, रायपुर में बैठते हैं राज्यपाल बैठते हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बैठते हैं। तो चूंकि ये कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल, तो यहाँ पर पंजाब की कार्यपालिका का प्रमुख ये है, इसके कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल यहाँ का है। आ रहा समझ में? लेकिन चंडीगढ़ में क्या खुद का एक उपराज्यपाल होगा क्या, नहीं। इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलूँ समझना। पंजाब के जो राज्यपाल है वो बाय डिफ़ॉल्ट चंडीगढ़ के क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो जो चंडीगढ़ का प्रशासक है वो कौन होता है, याद रखना है। चंडीगढ़ को अभी मैं क्या बताया, चंडीगढ़ के जो एजेंट होते हैं केंद्र का, उसको क्या बोलते हैं, प्रशासक। तो जो चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है बताइए, चंडीगढ़ का प्रशासक होता है पंजाब का। चंडीगढ़ का प्रशासक पंजाब के कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप इसको। पंजाब के जो राज्यपाल है वो बाय डिफ़ॉल्ट चंडीगढ़ के क्या होंगे, उपराज्यपाल होंगे। हरियाणा के राज्यपाल नहीं होंगे, केवल और केवल पंजाब के ही राज्यपाल हरियाणा चंडीगढ़ के क्या होंगे, उपराज्यपाल होंगे। आ रहा समझ में? ठीक, ये तो रहा। अब यहाँ से कौन कौन से 3 से 4 क्वेश्चन जो मुख्य रूप से बनते हैं उसको आपको देखना है। देखिए, जो 3 से 4 क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं, पहला तो यही बनता है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या प्रशासन कौन करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन हमेशा याद रखना आपको, कौन करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या क्या आप इसको इसमें याद रखना है। पहला, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आ रहा समझ में? दूसरा, उपराज्यपाल या इसको आप क्या बोलते हैं, प्रशासक बोलते हैं, या आखिर कौन है, ये एक है केंद्र का एक क्या एजेंट है। समझ आ रहा है? तीसरा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब उस राज्य में प्रशासन को संचालित करने के लिए नियुक्त किया गया एक व्यक्ति। ठीक, उसको आप लिख लीजिएगा। चौथा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और पहला वाला।
ठीक, देखिए जैसे राज्य में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, जो पूर्ण राज्य की बात करता हूँ। तो यहाँ पर ये तो पूर्ण राज्य है नहीं, मैं अभी आपको बताया कुछ भी हो जाए आपको आंसर लगाना है राष्ट्रपति। तो पूर्ण राज्य में याद रखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। चूंकि उपराज्यपाल है और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में बैठते हैं उपराज्यपाल, और उपराज्यपाल किसका एजेंट है? केंद्र का, और केंद्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप लिख लीजिएगा। समझ आ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके हाथ होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भाग 8 समझ आया होगा। आधार क्या क्या है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। 4 आधार बता दिया केंद्र शासित प्रदेश को बनाने का। 5वां आधार क्या है आप कमेंट करके बताइए। और दूसरा कमेंट करके आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।